हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो फ्लेम और उससे आगे का जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 6 का। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं फ्लेम के बारे में, ठीक है। तो फ्लेम के बारे में हमें जानना है। कह रहे हैं देखो, यहाँ अगर आप बात करें एलपीजी फ्लेम, फ्लेम मतलब जो आपकी जो लपटें निकलती है, आग निकलती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो एलपीजी फ्लेम है, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। जो आप घर में जो आपकी किचन है, किचन के अंदर जो हम सिलेंडर जलाते हैं, मतलब गैस गैस जो होती है, उसको जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारी होती है किचन के अंदर, उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो आपने जो मोमबत्ती जलाई, वो मोमबत्ती की जो फ्लेम है उसका कलर, और जो आपके घर में किचन के अंदर जो गैस जल रही है उसकी फ्लेम में चेंजेस होता है, तो उसके कलर में चेंज होता है। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक जो है फिगर दे रखे हैं, कह रहे हैं कलर्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव। तो दो किचन स्टोव की क्या होगी, ये ब्लू कलर की होती है, और ये आपका जो है वो येलो कलर, येलोइश कलर की होगी, ठीक है। तो इसमें कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी ये इतना समझो कि यहाँ कलर डिफरेंट है दोनों का। अभी हम बात करते हैं कि रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग। क्लास 7 में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न कर रहे थे वहां पर, तो Mg प्लस ऑक्सीजन, क्या व्हाइट कलर का एक पाउडर बनना था, क्या Mg, जिसको हम बोले मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर का। कह रहे इफ यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग एटम्स ऑफ द टेबल 6.2, यू कैन डू दैट नाउ। तो आप कह रहे हैं कि अब अगर आपको इससे पहले नहीं पता है, तो आप जो है इस टेबल के अंदर कैंडल है, आपका मैग्नीशियम है, कैम्फर है, कैरोसिन स्टोव है और चारकोल, इन सबको जो है वो अभी जो है वो आप चाहे तो इस साल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा बोला है। अब ये प्रैक्टिकल का पर्पज है, आपने अपने आप नहीं करेंगे कोई भी चीज़ है ना, आप जल सकते हो उसमें। अब यहाँ पर कहें रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर द बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट। कह रहे हैं कि ये फ्लेम फॉर्म करेगा नहीं करेगा। अब देखो, अगर यहाँ ध्यान दें तो कैंडल फॉर्म करेगा नहीं करेगा, मैग्नीशियम फॉर्म करेगा नहीं करेगा, कैम्फर फॉर्म करेगा नहीं करेगा, कैरोसिन स्टोव फॉर्म्स को यहाँ फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर नीचे बता चारकोल, आपको पता है चारकोल जो है वो फ्लेम नहीं बनती है ना। कैरोसिन स्टोव अगर जलाएं तो वहाँ बनती है। तो इस तरह से बाकी भी यहाँ आप फिल कर लें। करें कि डू नॉट फॉर्म द फ्लेम। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जो फ्लेम को फॉर्म कर रहे हैं उसके आगे आप टिक लगाएंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उसके आगे आप जो है वो आप क्या लगाएंगे, चारकोल नहीं करता, चारकोल यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। या यहाँ पर जो है वो आप ये लगा सकते हैं टिक, जो फ्लेम को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये सारे क्या है, ये जो मटेरियल दिए ये सारे हमारे फ्यूल हैं, इनसे हमें क्या हीट एनर्जी मिल रही है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि फ्लेम्स, अगर हम यहाँ फ्लेम्स का पैटर्न देखें, जो इसकी फ्लेम है, जो आप देखो कैरोसिन लैंप है ये हमारी, है ना। दूसरा हमारी ये कैंडल है, और उसके बाद हमारा बंसन बर्नर है। तो इसकी फ्लेम देखो आप, और इसकी फ्लेम देखो, ये येलोइश, और इसमें पैटर्न देखो आपका कुछ 3 टाइप्स का ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है बीच में इस तरह से, है ना। यहाँ जो वो सिंगल ही है, बट यहाँ पर ये ब्लू कलर की है, ठीक है, ये ब्लू कलर दिखाया गया है। अब यहाँ बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा वो यहाँ बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो है कह रहे हैं लाइट अ कैंडल, किसी भी कैंडल को आप जो है जलाएं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कॉशन बी केयरफुल, क्योंकि आप जले नहीं, इसलिए उन्होंने कहा बी केयरफुल। होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग, ग्लास ट्यूब, ठीक है। ट्यूब मतलब वो बीच में क्या होगी, खाली होगी, जैसे ओपन होगा एरिया, है ना। अब हॉलो होगी। टोंग्स इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड एट द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग, यहाँ ध्यान दें, डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये लिखा है ऑफ द कैंडल, कहना ब्रिंग द लाइट। तो अब मैं इसको इस पूरी जो एक्टिविटी उसको समझाता हूँ। आप क्या करना है, एक कैंडल को बर्न कराना है, ऐसे जलाना है, और ये आपकी ग्लास ट्यूब है, देखो यहाँ पर होल है, ये होल है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको आप जो है, क्योंकि ये जो ग्लास है वो आपका गर्म हो सकता है, इसलिए आपको किससे आपको पकड़ना है, आप जो है टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उससे पकड़ के, और इसका जो दूसरा सिरा जो ओपन एरिया होगा उसको आप अंदर, मतलब जो आपकी फ्लेम है, फ्लेम के इस वाले पोर्शन तक आपको लेके आना है। मैं भी बताता हूँ यहाँ पर, जो ये वाला पोर्शन है आपका ना, यहाँ पर मतलब इस वाले पोर्शन तक लाना है, मतलब डार्क जो आपका पोर्शन है ना उस पोर्शन तक। तो उस पोर्शन तक आप लेके आएंगे तो होगा क्या कि जो आपका जो यहाँ पर क्या है, वैक्स है, मोम है, वो यहाँ से जब जल रहा होगा तो वो उड़ रहा होगा, है ना, वेपराइज हो रहा होगा, वो वेपराइज होकर यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर आप तीली लेकर आओगे तो यहाँ पर ये जलने लगेगा, ठीक है। क्या होने लगेगा, देखो ये जल रहा है ना, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जल रहा है। मतलब यहाँ से जो वैक्स जो है वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऐसे होकर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ जल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम आगे यहाँ पढ़ें, ध्यान दें यहाँ पर इस वाले पोर्शन को, कहते हैं सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग। तो जलाते समय जो सब्सटेंस बर्न कर जाता है, मतलब वेपराइज हो जाता है ना, जलाते समय जो वेपराइज हो रहा है वो क्या देगा, फ्लेम देगा। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल हो गया और मोल्टेन वैक्स हो गया। तो ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, ये जब जला रहे हो आप तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं। किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वेपर्स में। और अगर वो कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कोई भी हमारा फ्यूल है, अगर वो जलाते समय किस में वेपराइज हो जा रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्लेम देगा। ठीक है, राइज थ्रू द विक, और विक के थ्रू वो राइज कर रहा है ऊपर, है ना, एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। उसी वजह से क्या बनती है, फ्लेम बन जाती है वहां पर। ठीक है, कहना चारकोल एंड अदर ऑन द अदर हैंड डजंट वेपराइज। तो अगर आप चारकोल को जलाएं, ठीक है, चारकोल को अगर आप जलाएंगे तो वो वेपराइज नहीं होता है। क्या नहीं होगा, वेपराइज नहीं होगा। इसी वजह से ये जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, कहना डजंट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ओके, एक्टिविटी 6.6 में है, कुड द वेपर्स ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। यस, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी वेपर्स हैं, जो हमारा वैक्स है जो वेपराइज हो रहा है, यहाँ से जब वो वेपराइज होगा तो इसके अंदर जाएगा और यहाँ जाके यहाँ तक आ जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, फ्लेम जो है वो जल रही है। देखो यहाँ पर फ्लेम आ रही नहीं आ रही, तो इसी वजह से हो रहा है वो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, है ना, इंट्रोड्यूस अ क्लीन गैस प्लेट और स्लाइड, मतलब क्या, प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। कह रहे होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के लिए आपको उसको होल्ड करना है और उसके बाद आपको रिमूव कर देना है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब देखो ये स्टडी, तो यहाँ पर आप जो है वो एक कोई ग्लास प्लेट ले लें, ग्लास की स्लाइड ले लें और यहाँ पर 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए रोकें और उसके बाद उसको वहाँ से हटा लें, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। और ध्यान रखना कि इस गिलास को आपको हाथ से नहीं पकड़ना है, किसी पैरोटंग से, चिमटे की हेल्प से आपको पकड़ना है ना, प्लास वगैरह की हेल्प से। होगा क्या, जब यहाँ पर आप जो 10 सेकंड के लिए उसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद उसको हटा लेंगे आप, तो इस तरह से एक ब्लैक कलर का यहाँ पर एक सर्किल बन जाएगा, है ना, ब्लैक कलर का एक स्पॉट बन जाएगा। और आप ये इस जो बन रहा है ये क्यों हो रहा है, कह रहे हैं कि अ सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate or a slide. It indicates that the deposition of unburned carbon particles. कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्या हो गया, जो यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है सर्कुलर ब्लैकिश रिंग की तरह, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके कार्बन पार्टिकल्स हैं, कौन है, कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो आपके कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहे हैं, जल नहीं रहे हैं प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन। तो ल्यूमिनस जोन में जो आपके कार्बन पार्टिकल्स थे वो आपके अच्छे से जले नहीं, उस वजह से ये यहाँ पर ब्लैकिश कलर का आपको सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, उस तरह का आपको यहाँ दिखेगा एक, है ना। अगर हम होल्ड अ थिन लॉन्ग वायर, अब ये इस तरह का एक लॉन्ग वायर है, आप बोल सकते हो कि चलो मान लो ये कॉपर का रिंग वायर है, ठीक है, आप आयरन का भी ले सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। आपने यहाँ लिया और इसको इस तरह से, इस एकदम इसका टॉप वाला पोर्शन नहीं है, फ्लेम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी फ्लेम है ना, यहाँ से यहाँ तक की पूरी फ्लेम, इस फ्लेम का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका ये हॉट होता है। होल्ड द थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक आप इसके अंदर यहाँ रख रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड के बाद ये जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा और ये आपका जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का, रेड कलर का। Can notice that portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? तो जो non-luminous zone है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम क्या है आपका, हॉटेस्ट पार्ट है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये है ना, ये जो बाहर वाला ये इस तरह का है ना, तो ये आपका क्या होगा, हॉटेस्ट पार्ट होगा। Goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting, ठीक है, for melting gold and silver, for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? तो यहाँ देखो, तो जो गोल्ड स्मिथ है वो इस तरह से यहाँ इसके पास ले जाएगा और यहाँ पर ये फूंक मारता है, तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उस पार्ट को यहाँ पर रखता है वो, है ना, और उससे क्या होता है वो मेल्ट करने लगता है आपका जो सोना है या चांदी है ना वो चीज़।
तो ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा ना फ्लेम का, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा, जितना ज़्यादा हॉट पार्ट से आप करोगे उतनी जल्दी वो पिघल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फिगर आपका बना है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप जो है वो याद कर लें, समझ लें। ये क्या कह रहे हैं, देखो जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये आपका है ना, ये आपका क्या कहलाता है, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, आउटर जोन या कंप्लीट कंबशन, जो ब्लू कलर का होगा आपका। ये किस कलर का है, देखो आपको हल्का हल्का ब्लू दिख रहा है। कह रहे मॉडरेटरी हॉट, जो बीच वाला पार्ट है ये आपका मॉडरेटरी हॉट होगा। और जो मिडिल वाला जोन है, पार्शियल कंबशन होता है इसके अंदर, ये मिडिल वाले में। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला है ना, ये लीस्ट हॉट होता है। कह रहे इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। तो यहाँ पर आपको वेपर्स मिलेंगे, अगर यहाँ पर आप पाइप लगाओगे तो ये वेपर्स बाहर निकलेंगे यहाँ आप इनको जला सकते हो, जैसा हमने अभी एक्टिविटी जो की थी उसमें दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये जो फिगर है वो आपको अच्छे से यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, और अच्छा फिगर है, आपको सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएंगी फ्लेम से रेट के। अगर आप लास्ट अगर हम उसमें जाएं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इन्होंने ऑलरेडी जो है वो 3 जोन बना रखे हैं, 1, 2 और 3 जोन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो उसको समझे कि इसके 3 पार्ट्स हैं। आउटर मोस्ट पार्ट, मिडिल मतलब आउटर मोस्ट जोन या आउटर जोन आपका मिडिल जोन हो गया, और इनर मोस्ट जोन हो गया। हॉटेस्ट, मॉडरेट एंड लीस्ट आपका क्या हॉट हो जाएगा, और ये आपकी वैक्स कैंडल है। ठीक है, चलिए अब अगर व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल होता क्या है। ठीक है, तो फ्यूल क्या है, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम जला रहे हैं और जलाने के बाद जो है वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हम जो है वो चाहे अपने घर पे जलाएं, चाहे आप किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के पर्पज से हम उसका यूज़ करें, बिजनेस के पर्पज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। अब तो यहाँ लिखा है सॉलिड फ्यूल्स आपके क्या है, कोल हो गया। लिक्विड फ्यूल्स आपके क्या है, कैरोसिन है। यहाँ गैसेस क्या है, नेचुरल गैस है। यहाँ आप एलपीजी लिख सकते हो, यहाँ पर आप पेट्रोल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कोल के अलावा आप जो है वुड लिख सकते हो। ठीक है, और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्यूल। रिकॉल दैट सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज। तो जो हीट एनर्जी के लिए जो सोर्सेज हैं डोमेस्टिक एंड आपके इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल, ये सब जो है दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, इन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल हमारे क्या हो गया, वुड हो गई, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, है ना, डीजल हो गया, है ना। अब कह रहे हैं कि दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज वन विच रेडली अवेलेबल। तो सबसे अच्छा फ्यूल वो होगा जो हर जगह अवेलेबल हो, है ना, रेडली अवेलेबल। इट इज चीप, और वो सस्ता हो। इट बर्न्स इजी इन एयर, और वो आसानी से जल जाए एयर में, है ना। एट द मॉडरेट रेट इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखो, अगर आप लकड़ी जलाते हो, है ना, तो लकड़ी जलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी राख बचती है ना, जो उसका जो आपका उसका रेजिड्यू रह गया है ना, बहुत सारी राख। लेकिन अगर आप एलपीजी जला रहे हो तो वहाँ पर कुछ भी रेजिड्यू नहीं रहता, कोई भी कचरा वगैरह नहीं होता है। इसलिए हम एलपीजी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, वो जल्दी खाना बना देता है ना। देयर इज अ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एन आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल तो कोई नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत जो है वो ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो हम आइडियल फ्यूल तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, हम सिर्फ जो है ये वर्ड जो है वो आपका थ्योरेटिकल आप बोल सकते हो उसको, प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते। नहीं, प्रैक्टिकल कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं जो आइडियल फ्यूल हो। वी शुड लुक फॉर द फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्टिकुलर यूज। जैसे खाना बनाने के लिए हमें क्या, हमें थोड़ा सस्ता फ्यूल चाहिए, खाना थोड़ा जल्दी बन जाए, उसको जो है वो ज़्यादा स्पेस कलेक्ट ना करे। अदरवाइज किचन में आप जो है वो कितना, आपने देखा होगा शहरों की जो किचन होती है छोटी छोटी होती है, अगर वहाँ पर आप लकड़ी जलाना हो तो लकड़ी इतनी ज़्यादा आप कहाँ रखोगे, है ना, स्पेस नहीं है। तो वो कंफर्टेबल हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। कैन फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिली टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल एज अ टेबल 6.3। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा है, आप बना लें और भी बना लें। जैसे यहाँ पर नेचुरल गैस होगी, एलपीजी हो गई, जैसे है ना, और भी आप बना सकते हो। यहाँ पर कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल लिख लो, और भी लिख लो। यहाँ पर आप काव डंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड गैस तीनों को आप अलग अलग बना लें। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी फ्यूल के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि इस फ्यूल में एक चीज़ होती है कि फ्यूल एफिशिएंसी, और फ्यूल एफिशिएंसी ही उस फ्यूल को जो है वो एक बहुत अच्छा या बहुत बेकार फ्यूल बनाती है। ठीक है, देखिए सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। मान लें हमने 1 लीटर जो वाटर लिया, उसको हमें क्या करना है, बॉयल करना है।
अब यहाँ पर दो फ्यूल है, एक फ्यूल यहाँ पर है और एक फ्यूल और है जो यहाँ पर है। ये जो फ्यूल है, इस फ्यूल को जलाने पर जो है वो हमें 5 मिनट लग रहे हैं इसको बॉयल करने में, और इस फ्यूल को जलाने के बाद हमें जो है 10 मिनट्स लग रहे हैं। कितने? 10 मिनट लग रहे हैं सेम वाटर को बॉयल करने के लिए, दोनों में 1 लीटर है। तो अब बताओ कौन जल्दी, ये वाला फ्यूल जो है वो जल्दी आपको बॉयल कर दे रहा है। इसका मतलब इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा का मतलब इसके कंपेरिजन में मतलब क्या है, डबल है लगभग। कह रहे हैं यूजिंग काउडंग कोल एलपीजी, तो कह रहे हैं कि एक बार आप काउडंग का यूज़ करो, एक बार आप कोल यूज़ करो, और एक बार जो है वो आप क्या यूज़ करें, एलपीजी गैस यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 2 लिए थे, आप 3 यहाँ ले सकते हो। काउडंग हो गया पहले में, दूसरे में आपका कोल हो गया, और तीसरा एलपीजी। कह रहे हैं विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, तो हम अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या कहूँगा, एलपीजी। तो ज़्यादा लोग एलपीजी ही बोलेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, गिव योर रीजन, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, नो। तीनों जो सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं प्रोड्यूस करते। सबसे कम कौन करेगा, काउडंग करेगा, उससे ज़्यादा कोल से ज़्यादा एलपीजी, ठीक है। कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ द फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो ध्यान दें कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो हमारी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब होता है कि जो भी जैसे मान लो इस कोई भी हमारा फ्यूल है, उस फ्यूल की वैल्यू हम कितनी है, 1 kg। तो 1 kg फ्यूल को हम कंप्लीट बर्न कराते हैं। जब भी हम उसको बर्न कराएंगे तो इसमें जो है वो क्या निकलेगी, कुछ हीट निकलेगी, इससे हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी कंप्लीट कंबशन में, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। क्या बोलते हैं, किलोजूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन द टेबल 6.4। तो अगली जो नेक्स्ट पेज है उसमें टेबल दी है, उसमें कैलोरीफिक, देखो यहाँ अभी एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पर क्या है, उसको हम मेजर किस में करते हैं, किलो जूल पर केजी में हम उसको मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर जो है आपको ये टेबल दे रखी है, और टेबल में आपका जो है फ्यूल दे रखा है, और यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू काउडंग का 6000 से 8000, वुड का कितना 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वुड जलाएंगे तो इतनी जो है निकलेगी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, और कोल आपका 25,000 से 33, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45, डीजल 45, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 50,000, ठीक है। अब यहाँ बायोगैस का जो है इतना हो जाएगा आपका, और ये आपका हाइड्रोजन का 1,50,000 होता है, ठीक है। तो ये आप एलपीजी देखो 55,000 है नहीं, और अभी हम किसकी बात करें, कोल की 25,000 के आसपास है, 30 मान लो, है ना। तो यहाँ लगभग डबल है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो क्या है, एलपीजी यहाँ पर, है ना। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहे हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो जब भी आप किसी भी फ्यूल को बर्न कराते हैं तो कुछ गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, हमारे लिए नुकसान दे सकती हैं वो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सबसे फर्स्ट करेक्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो जब भी आप कार्बन फ्यूल्स जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको जब आप जलाएंगे तो इसमें इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो जलेंगी नहीं, तो कुछ कार्बन पार्टिकल्स आपके अनबर्न रह जाएंगे। दीज जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये फाइन पार्टिकल्स हैं आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज। तो इनकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो यहाँ हमारे अंदर लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, और ये फाइन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे जब हम सांस लेंगे, और उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। क्या, अस्थमा एक बीमारी होती है ना, लंग्स से रिलेटेड, समझ रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पर एक ये पोर्शन जो है वो हाईलाइट करा गया, इस पोर्शन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। कह रहे हैं कि मतलब बहुत साल, मतलब पहले जो है सालों तक जो है वो हम लकड़ी का हम जो है वो घरों में भी यूज़ करते रहे, और इंडस्ट्री में हमने लकड़ी का यूज़ किया। लेकिन क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ी है ना, और एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, तो हमने लकड़ी को यूज़ करना कम कर दिया। अब हम जो यूज़ करते हैं वो एलपीजी यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। इन मेनी रूरल पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज़ इजी टू अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। तो अभी भी गांव के जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ भी लोग लकड़ी का
यूज़ करते हैं क्योंकि लकड़ी सस्ती है और उनको आसानी से वहाँ मिल जाती है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे इनके खेतों में हो जो जंगल के आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास, वो लकड़ी उनको बहुत आसानी से मिल जाती है ना। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक which is very harmful for human beings. It causes respiratory problem. Also, trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel. Moreover, cutting of trees leads to deforestation. तो जब भी आप ट्री को ज़्यादा काटोगे, लकड़ी जब जलाओगे तो आपको लकड़ी काटनी पड़ेगी, तो आप पेड़ों काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, ठीक है। और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो हमने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट है कि और कौन क्या हार्मफुल यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो यहाँ प्रोड्यूस होंगे और वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, ठीक है। सेकंड देखो, कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CO। इट इज द वेरी पॉइजनस गैस। ये क्या बहुत जहरीली गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज रूम। जैसे अगर आप जो है अगर क्लोज रूम के अंदर कोल को बर्न कर रहे हो, है ना, तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि उसमें निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए इतनी खतरनाक हो जाती है, आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी सर्दियों के टाइम में कोयलों को जो है वो जलाकर रूम बंद करके कभी नहीं सोए, ठीक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो कह रहे हैं कि अगर आप जला के सो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। ये इतना खतरनाक है। तो कभी भी पहली बात तो ऐसा कभी नहीं करें, बंद कमरों में कभी भी कोयला जला के नहीं बैठे ना सोएं, है ना। और अगर आप जला भी रहे तो आपको ध्यान रखना है कि ओपन करना है गेट वगैरह, खिड़की वगैरह, है ना। और उसको जलाने के बाद सोना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ओ सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन द रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि कंबशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप फ्यूल को किसी भी फ्यूल को आप जब जलाएंगे तो उसमें कार्बन होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। क्या इन द एनवायरनमेंट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप जो है इसको जलाएंगे तो CO2 का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारी होगी, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जितना हम कंट्रोल कर पाए उतना बढ़िया है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर्स। तो पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और जिसकी वजह से सी का लेवल जो राइज होगा और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है। फ्लड से कोस्टल एरियाज के अंदर और लो लाइंग एरिया जो है वो डूब सकते हैं। बहुत सारे आपके जो आइलैंड ऐसे हैं जो आपके सबमर्ज हो सकते हैं ना, कह रहे हैं कि परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको जो है वो CO2 को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होने देना है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। कहना बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब भी आप कोल और डीजल करेंगे, डीजल को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। तो सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स। देखो ध्यान देना, कहने की ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऐसे लिख लो। एक्स का मतलब यहाँ पर 1 2 3 जो भी नंबर है ना। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और जब भी बारिश होगी रेन वाटर मिक्स हो जाएंगे और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। सच रेन इज कॉल्ड, इस रेन को हम एसिड्स कहते हैं। ये आता है कि द कंपोजिशन ऑफ द एसिड रेन इज ड्यू टू, ऐसे भी आ सकता है। तो आप लिखोगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है। तो एसिड रेन जो होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, buildings and soil. You have already learned about it in class 7. The use of diesel and petrol as a fuel in automobiles is being replaced by the CNG. आपने देखा होगा पहले जो है डीजल और आपकी जो है वो पेट्रोल की गाड़ियां आती थी, शहरों में जो है
जैसे अगर आप अभी दिल्ली की बात करो तो डीजल की गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चलती हैं, पेट्रोल जो है वो थोड़ा बहुत अलाउ है शायद, है ना, और उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हम जो है CNG तरफ गए, कहाँ तक, CNG तरफ, तो CNG, ठीक है, बिकॉज CNG प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। तो CNG गैस भी हमारी प्रोड्यूस करती है हार्मफुल, लेकिन ये बहुत कम करती है, ठीक है। CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, तो CNG हमारा क्या, क्लीनर फ्यूल है, ये क्लीन है, ये ज़्यादा एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करता है, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब मैं इस पेज के लिए हमेशा आपको जो फोकस कराता हूँ कि आप जो है वो हमेशा NCERT पे फोकस, तो NCERT बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो आपको उनको नहीं छोड़ना है। कीवर्ड्स पर फोकस करना, एसिड रेन क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कंबशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक्सप्लोजन क्या होता है, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आइडियल फ्यूल क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, व्हाट यू हैव लर्न, तो ये पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन होता है यहाँ पर, है ना। कहते हैं सब्सटेंस विच बर्न इन द एयर कॉल्ड, क्या कंबस्टिबल कहते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन, तो किसी भी कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ भी ऐसा नहीं जलेगा या कंबशन प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। करें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट, तो जब भी कंबशन प्रोसेस होगा हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होंगी। तो ये इतनी लंबी लाइन है, इस लाइन को यहाँ तक आप जो है अच्छे से पढ़ लें। एक लगा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन विच इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। तो आप समझ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लास्ट में ये चीज़ ज़रूर पढ़ा करें जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा एक ही पेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो इस एक्सरसाइज को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी वीडियो समझ में आया तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।